हेलो दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी एसएससी जीडी और हमारे वो लोको पायलट के जो एग्ज़ाम जो है, रेलवे लोको पायलट के एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सेशन जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है रीजनिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का ये कि नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। और आप सबको पता है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो है श्योर 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं और इसके पैटर्न को देखते हैं। जैसे कि संख्या है 4, 8, 35, 51 और 176 करके ये संख्या हमें दी गई है। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, जब ये संख्याएं हैं तो क्यों ना हम इनका एक बार डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। तो चलिए डिफरेंस इनका निकाल लेते हैं। 4 से 8 कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे +4 का डिफरेंस है। अगर 8 से हम 35 की बात करते हैं तो 27 का यहाँ पे डिफरेंस है। 35 से अगर हम 51 की बात करते हैं तो आप देखो कितना हो जाएगा, 16 का यहाँ पे डिफरेंस हमें फाइंड आउट होगा। 51 से अगर हम 176 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 51 से अगर 176 करो आप तो 5 और 12 125 का डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट होगा। तो नेक्स्ट हमें पता करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे क्या आने वाला है। तो देखिए जो ये डिफरेंस है 4, 27, 16 और 125, ये संख्या को अगर देखें हम तो ये संख्या कहीं ना कहीं कुछ समझी हुई नज़र आ रही है। तो देखो आप, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है। तो नेक्स्ट टर्म की जब हम बात करें 2, 3, 4, 5 तो ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 होगा। और 176 में जब हम 36 को यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा, देखो अब 6 और 6 हो गया 12, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 1 2, यानी कि 212 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे राइट आंसर आने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 212 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ओके, समझ में आया दोस्तों? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनना है। ओके, देखिए जैसे लेखक का संबंध कलम से है, लेखक का काम होता है कलम से लिखना, उसी प्रकार दर्जी का काम क्या है। तो दर्जी का संबंध सीधी सी बात है, आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। कुल्हाड़ी से तो होगा नहीं, सर्जन से भी नहीं होगा क्योंकि छुरी जो है सर्जन काटने के लिए काम में लाते हैं ऑपरेशन में। आरी से होगा नहीं क्योंकि कुल्हाड़ी और आरी ये दोनों बढ़ई के कार्य है। तो बचा एक हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सुई है, सुई जो है वो दर्जी के काम में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि दर्जी का संबंध जो है वो सुई से, यानी कि ऑप्शन बी से है। ओके, क्योंकि ये सिलने के काम में आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, जबकि चौथा जो है असंगत है, और वही असंगत को हमें यहां से फाइंड आउट करना है। ओके, अगर हम यहां पे देखें तो चौक दिया हुआ है, चौक का संबंध किससे है, चौक किस कार्य में आता है, चौक लिखने के काम में आता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं मार्कर, मार्कर का यूज भी हम लिखने के काम में ही करते हैं। पुस्तक, पुस्तक का कार्य देखिए ये लिखने के कार्य में आता नहीं, इसको पढ़ने के कार्य में किया जाता है। और जहाँ तक रहा ये पेन, पेन भी लिखने के काम में आता है, यानी कि ये चौक, मार्कर और पेन कहीं ना कहीं ये हमारे लिखने से संबंधित है। ठीक है, और जो कि हमारा ये पुस्तक है ये पढ़ने से संबंधित है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पुस्तक, क्योंकि ये तीनों से भिन्न है। ओके, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन के पैटर्न जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, चलिए देखिए कह रहा है कि जैसे किट 20 दिया हुआ है कि किट 20 और PRG 50 के बीच एक निश्चित संबंध है, इंट 16 और VMG 40 के बीच वही संबंध है। तो हमें MFG के बीच जो है वो संबंध को फाइंड आउट करना है। जिस प्रकार किट 20 और PRG के बीच संबंध है, ENT 16 और VMG 14 के बीच संबंध है, उसी प्रकार हमें FMG 18 और इन ऑप्शन में से जो संबंध होगा उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए किसी एक संबंध को पहले देखते हैं कि पैटर्न क्या है। तो जैसे KIT
20 और इसका संबंध कैसे बना है, PRG 50 से बना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर K से P कैसे बना, तो अगर आप अल्फ़ाबेट में आपकी पकड़ अच्छी होगी तो K का अपोजिट हो जाता है P, ठीक है। I का अपोजिट क्या होता है, R, और T का अपोजिट क्या होता है, G होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जितने अल्फ़ाबेट है उनका अपोजिट जो है वो संबंधित किया गया है, ठीक है। ये तो समझ में आया कि ये अपोजिट है, K का अपोजिट है P, I का अपोजिट है R और G का अपोजिट है T। अब देखो आप याद करने के अगर व्यू से आप देखो तो KP का हम लोग कैसे याद करते हैं, तो KP का KP रहता है और I का जो है हम इंटर से याद करते हैं, I और इंटर, लास्ट में इंटर में R होगा। उसी तरह अगर T का G से संबंध देखिए तो गोट याद करते हैं, G और AT यानी G का अपोजिट T, ठीक है। ये तो अपोजिट वाली संख्या होगी, तो हमें ये यहाँ पे पता चला कि संख्याएं जो है अपोजिट लिखी गई। अब यहाँ पे 20 का जो है वो 50 बना है, ये कैसे फाइंड आउट करना है, 20 से 50 बनाना है। तो आप एक बात देखो, अगर इसका 2.5 गुना कर दें यानी कि 5/2 करते हैं तो ये 50 बन जाएगा। हाँ सर 50 तो बन ही जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमें पैटर्न जो है वो यहाँ से समझ में आ गया कि इसे सॉल्व कैसे किया गया। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, आइए इसे डिलीट करते हैं और एक बार सॉल्व करते हैं। ओके चलिए देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें करना है FMG MFG और 18 का संबंध हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब M का अपोजिट आप देखते हैं तो होता है N, F का देखते हैं तो फ्लू से हम लोगों ने याद किया है तो N का हो जाएगा U, और G का अभी हमने बताया T होता है तो G का हो जाएगा T, यानी कि इसके अपोजिट में हमने देखा तो ये तो नट हो गया। और 18 है तो हमने कहा कि इसका 2.5 गुना हो रहा है, तो अगर आप 18 का 2.5 गुना कर दो यानी कि 5/2 करते हो आप तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि नट 45 जो है हमारा यहाँ से MFG 18 का संबंध किससे है, नट 45 से है। तो NUT 45 है, हाँ जी NUT 45, तो ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, डी में है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, नट 45। समझ में आया होगा, ओके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ जो है भाग्य है। तो जो ये संख्या है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए ठीक है, देखिए 52, K का यहाँ पे देख लो आप, K का क्या है, तो K का अर्थ है भागा, 52 भागा 4, और 4 के बाद Q का अर्थ क्या है, प्लस Q के बाद है 6 के बाद क्या है J, तो J का अर्थ देख लो आप गुणा है, 12 के बाद T का अर्थ क्या है यहाँ पे, T का अर्थ है माइनस और 8। हमें इसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले तो अगर आप बोर्ड मास को देखें तो पहले जो वो सब्ट्रैक्शन है उसको हम करेंगे। तो चलिए अगर 52 में हम 4 को डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 हो गया, प्लस 6 × 12 और माइनस 8 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया 13। अब देखो उसके बाद हम ये जो गुणा है इसको सॉल्व करेंगे तो 12 छक 72 हो गया और माइनस 8 हो गया यहाँ पे। तो अगर आप इसे सॉल्व करें लास्ट स्टेज को तो 75 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 75 हो गया, 72 और 3 75 और 75 10 कितना हो गया हमारा, 85 हो गया। और 85 में से अगर आप 8 को माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 77, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है, 77 होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन हमसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। करे कि रूबी और जूही जो है वो बहनें हैं। कौन कौन बहनें हैं, तो रूबी और जूही बहनें हैं। चलिए इनको ये देखिए, रूबी हैं और ये जूही हैं। रूबी और जूही जो हैं ये बहनें हैं, ठीक है। कृष्णा जो है जूही के पिता के पिता है। कृष्णा कौन है, तो जो इन दोनों के पिता हों, कृष्णा जो जूही के पिता, यानी कि इन दोनों के जो फादर होंगे उनके भी फादर कौन है, तो कृष्णा है।
कृष्णा जो है, कह रहा है कृष्णा जो है वो जूही के पिता है। ठीक है, ये वाला भी लाइन हमने कर लिया कि कृष्णा जो है वो जूही के पिता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा लाइट से कर देते हैं के कृष्णा जो है वो जूही के पिता है। ठीक है, रेशमा जो है वो अरविंद की माँ है। अरविंद का यहाँ पे तो कोई अभी ताल्लुक है नहीं, आगे देखते हैं। अरविंद जो है वो रोहित के पिता है, जो रूबी का इकलौता भाई है। देखिए ये दो स्टेटमेंट को हमने कर लिया, रूबी और जूही बहनें, और जो कृष्णा जो है ये जो, अच्छा रुक जाओ आप 1 मिनट, इसको अच्छे से मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। देखिए, हाँ कहाँ है पेन, हाँ चलिए, यहाँ पे जो है वो कृष्णा होगा, के होगा। ठीक है, कृष्णा जो है वो जूही के पिता है। रेशमा अरविंद की माँ है, रेशमा अरविंद की माँ है। यहाँ पे अरविंद अभी आया नहीं तो इसको हम आगे देखते हैं। अरविंद जो है वो रोहित के पिता है। अरविंद कौन है? रोहित के पिता हैं। तो रोहित के पिता का भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। और रोहित के पिता हैं जो रूबी का इकलौता भाई है। यानी रोहित कौन है? रोहित जो है वो रूबी का इकलौता भाई है। कौन? तो रोहित जो है वो रूबी का इकलौता भाई है। ये हो गया रोहित जो है वो रूबी का इकलौता भाई है, यानी कि इनका इकलौता भाई है। ये थी रूबी और जूही, इनका इकलौता भाई हुआ रोहित। और रोहित के पिता का नाम देखिए अरविंद है। अरविंद जो है वो रोहित के पिता है। ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आ गया कि रोहित जो है, अरविंद जो है वो रोहित के पिता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेशमा जो है वो अरविंद की माँ है। रेशमा कौन है? रेशमा जो है अरविंद की माँ है। यानी कि अरविंद की माँ की बात करें तो रेशमा जो है वो अरविंद की माँ है। यानी कि कृष्णा और रेशमा ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इनका बेटा कौन हो गया? अरविंद इनके बेटे हो गए। ये अरविंद इनके बेटे हो गए। अरविंद के जो है वो 3 बच्चे हुए, एक तो रोहित, एक रूबी और एक जूही। ये हमारा डायग्राम बनके यहाँ पे तैयार है। तो हमसे देखिए पूछ क्या रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कृष्णा का, अब तो पूरा हो गया, कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? ये कनेक्शन तो रोहित के सीधे से बात है, दादा है। कृष्णा जो है वो रोहित के क्या है? तो रोहित के दादा लगेंगे। यानी कि दादा यानी कि पिता के भी पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप जो ये सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को एक दूसरे से रिलेट कीजिए। जब रिलेट करेंगे ना तो देखिए डायग्राम बनाने में इजी होगा। और ऐसे डायग्राम का आप, मैं तो कहूँगा कि एग्जाम तक आप 2-4 डायग्राम जरूर बनाइए ताकि आपको हैबिट बना रहेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक समूह में बराबर के दाईं ओर मौजूद संख्या बराबर के बाईं ओर मौजूद 2 संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। ठीक है, तीनों संख्या समूहों में समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि देखिए क्या कह रहा है, जैसे 6 और 8 का यूज करके 12 बना है, 9 और 8 का यूज करके 18 बना है, उसी पैटर्न के आधार पर 6 और 10 का यूज करके हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा वो पता करना है। तो 6 और 8 का यूज, चलिए ठीक है, 6 और 8 का यूज करके 12 बना है। तो अगर हम 6 और 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों क्या बनता है? 48 बनता है। और 48 से हम 12 कैसे बना सकते हैं? अगर 4 से भाग दे दें तो 12 बन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये पैटर्न तो यहाँ पे लागू हो रहा है। चलिए 9 8 को भी देख लेते हैं। 9 और 8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 72। और 4 से अगर इसको डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा? 18। यानी कि ये पैटर्न जो यहाँ पे फिट हो रहा है, यानी कि संख्या को मल्टीप्लाई करके 4 से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो ठीक है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो 6 इंटू हमने 10 किया तो कितना हुआ? 6 इंटू 10 बाई 4 कर दो। तो 6 इंटू 10 किया तो हुआ 60 भागा अगर 4 किया तो कितना हुआ? 15। यानी कि 15 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस लेवल और पैटर्न सब कुछ सेम रहने वाला है, बस आप हमारे सीरीज को देखते रहिए। चलिए अगला है, ये तो हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है।
मजेदार क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। शीला जो है प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी, यानी कि शीला जो है वो पूरब की तरफ मुख करके खड़ी थी। उसने प्रातःकाल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यानी कि शीला जो है, शीला ने प्रातःकाल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया। मतलब समझो आप कि शीला जो है उसने पूरब की तरफ चलना शुरू किया। शीला जो है, यहाँ शीला है और यहाँ से शीला पूरब की तरफ चलना शुरू की। अच्छा, चलना शुरू किया और अपने दाईं ओर मुड़ी। शीला जब ऐसे चल रही है तो उसका दायां ये होगा, दाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ मिनट चली, ठीक है, ऐसे दाईं मुड़ी और फिर कुछ मिनट चलती है और फिर बाएं मुड़ी, यानी कि शीला फिर बाएं मुड़ती है, यानी कि फिर इधर मुड़ जाएगी शीला, फिर बाएं मुड़ती है और 3 मीटर चलकर रुक जाती है। यानी कि लास्ट में शीला का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो शीला 3 मीटर चलती है और यहाँ पे उसका स्टॉपेज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे विराम लग जाता है। यानी कि शीला यहाँ से प्रारंभ करती है, फिर बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ के 3 मीटर चल के वो रुक जाती है। अब पूछ रहा है हमसे कि अब शीला का मुख किस दिशा में है। यहाँ से तो उसने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे शीला का एंड हो रहा है। तो कह रहा है कि अब शीला का मुख किस दिशा की ओर है। अभी तो शीला का मुख पूरब की तरफ ही है ना, पूरब की तरफ 3 मीटर वो चली है यहाँ से, तो हमारा हाँ पूर्व जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है दोस्तों। पूर्व यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है। ओके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगर आप बात करो आभूषण की, तो आभूषण में, आभूषण की अगर इससे आप बात करो आभूषण की, तो आभूषण में सोना भी आ जाएगा और चांदी भी आ जाएगा, आ जाएगा पक्का, क्योंकि सोना और चांदी तो आभूषण ही है ना। अगर आप बात करो फर्नीचर की, तो फर्नीचर ये हो गया, तो फर्नीचर के अंदर हमारे मेज भी हो जाएंगे और फर्नीचर के अंदर ये कुर्सी भी हो जाएगी। जैसा कि ये टोटल आभूषण था, तो आभूषण के अंदर ही हमारा सोना भी आ जाएगा, चांदी भी आ जाएगी। ओके, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे परिवार की, तो परिवार के अंदर जो है, ये परिवार अगर हो गया तो इसके अंदर हमारे कौन हो जाएंगे, माता पिता भी हो जाएंगे और बच्चे भी हो जाएंगे। यानी कि ये तीनों डायग्राम तो ऐसे बन रहा है। अब बचा हमारा डॉक्टर, आदमी, छात्र। डॉक्टर, आदमी और छात्र, यानी कि ये होगा नहीं, ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तो जो हमारा बचा है ए वाला ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर, आदमी, छात्र का डायग्राम जो है ये अलग अलग बनेगा। ऐसे ही है तो एक दूसरे से सब ज्वाइंट ही, क्योंकि जो छात्र है वो डॉक्टर भी है। देखिए, जो छात्र है वो छात्र डॉक्टर भी बना और डॉक्टर और छात्र दोनों आदमी भी हैं, तो यानी कि एक दूसरे से रिलेट हैं ये, ठीक है। तो ये वाला नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों का जो डायग्राम है ना ऐसा सेम बनेगा। ओके, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि दिए गए चित्र में वृत्त चिकित्सकों को निरूपित करता है, त्रिभुज अभिनेताओं को, पंचभुज सज्जनों को निरूपित करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी है। यानी कि सज्जन और अभिनेता को हमें फाइंड आउट करना है इस ऑप्शन में। तो देखिए, ये सज्जन का पोर्शन है और ये वाला जो है ये सज्जन का पोर्शन हो रहा है और ये जो है अभिनेता का पोर्शन जो है हो रहा है। तो दोनों में कॉमन आप देख लो, तो सज्जन और अभिनेता में अगर आप कॉमन की बात करो तो देखो ये भी कॉमन है, ये वाला, और ये भी कॉमन है। यहाँ पे जो स्टार यहाँ पे बना हुआ है ये, यानी कि ये वाला और ये स्टार दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों देखो, मैं आपको एक यहाँ पे हो सकता है एक डाउट आपको लगे, एक यहाँ पे आपको डाउट हो सकती है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस ऑप्शन को लेकर आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि सज्जन और अभिनेता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का फर्क हो सकता था कि निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो, देखिए अगर कहता ना कि जो केवल अभिनेता और सज्जन है, अगर केवल का यूज हुआ होता कि
उनको यहाँ पे फाइंड आउट करिए जो केवल अभिनेता और सज्जन है। तो अभिनेता और सज्जन केवल कहता ना, तो फिर ये होता, उसने केवल का यूज ना किया है, उसने कहा है कि अभिनेता और सज्जन को जो दोनों है उनको फाइंड आउट करिए। तो ये अभिनेता भी है और ये सज्जन भी है, इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ए सही हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है हमसे कि 6 व्यक्ति हैं, PQRSTUV। अच्छा, ये तो ठीक है, पजल का क्वेश्चन है, ये भी आ रहा है। एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से महीने हैं उनके, देखिए जनवरी है, ठीक है, फरवरी है, अच्छा मार्च है, जुलाई है, ये तो थोड़ा सा नीचे हो गया। अच्छा रुक जाओ आप, 1 सेकंड का समय दीजिए हमें, मैं तुरंत से फाइंड आउट करता हूँ। देखिए हमारा जनवरी हो गया, हाँ, फिर कौन सा महीना है जनवरी के बाद, देखिए फरवरी हो गया, फिर हमारा मार्च हो गया, ठीक है, मार्च के बाद हमारा फिर जुलाई हो गया, जुलाई के बाद हमारा क्या हो गया, सितंबर हो गया, और सितंबर के बाद क्या हो गया हमारा, दिसंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 6 महीने हैं और ये 6 महीने में वो लोग जो हैं वो यात्रा करते हैं। अब चलिए, अब क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, कह रहा है कि आर जो है वो सितंबर में यात्रा करता है, यानी कि आर तो यहाँ पे फिल हो गया, आर सितंबर में यात्रा करता है। अब कह रहा है कि आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। तो आर और टी के बीच, देखिए आर और टी के बीच एक व्यक्ति, तो आर और टी के, आर के नीचे तो आप जगह है नहीं कि एक व्यक्ति को और बैठाओ बीच में, तो ऊपर ही जाएगा। तो आर और टी के बीच में ये वाला जो खाली वाला स्थान है, आर और टी के बीच में एक व्यक्ति यात्रा करता है, यानी कि ये भी वाला भी यहाँ तक हो गया। कह रहा है कि यू और पी के बीच में कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं करता है, यानी कि यू और पी एक साथ आएंगे। तो देखो अब तो जगह यहाँ है नहीं, यहाँ पे यू और पी आ नहीं सकते, यहाँ पे है नहीं, तो यू और पी यहाँ और यहाँ आएंगे। अब ये होता है कि कौन ऊपर नीचे आएगा, तो देखते आएंगे। कह रहे हैं कि पी जो है यू के बाद वाले महीने में आता है, यू के बाद वाले महीने में पी आता है, यानी कि यू और पी हो गया। अब हमारा बचा क्या, आगे देखते हैं। पी और एस के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं। कह रहे हैं कि पी और एस के बीच 2 से अधिक व्यक्ति, यानी कि 1 2, पी यहाँ पे है तो एस यहाँ होगा, एस यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं, 1 2 3, तो एस हमारा यहाँ पे ही होगा। ठीक है, और लास्ट में बचा क्या, तो बच गया हमारे क्यू महाराज, तो यहाँ पे क्यू जो है यहाँ बैठ गए। ओके, इजी सा है, और इसी तरह के आएंगे हमारे पजल भी आएंगे। तो ठीक है, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्या पूछा है, इनमें से कौन जुलाई में यात्रा करता है। तो बचे क्या है हमारे, यानी कि जो क्यू हैं, ये जो है ये वाला हिस्सा, यानी कि क्यू जो है वो जुलाई में यात्रा करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हम करेक्ट मानते हैं। ठीक है दोस्तों, मानते क्या है, ये करेक्ट ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है श्लोक्स का है। कह रहा है कि सभी घास जो हैं वो झाड़ियां हैं, सभी घास जो हैं वो क्या है, वो झाड़ियां हैं। ठीक है, ओके। सभी जड़े फूल हैं, सभी जड़े जो हैं वो क्या हैं, सभी जड़े जो हैं वो फूल हैं, सभी जड़े जो हैं वो फूल हैं, और सभी जड़े जो हैं वो फल हैं, फूल नहीं है, जो सभी जड़े हैं वो क्या है, वो फल हैं। सॉरी, सभी जड़े जो हैं वो हमारे फल हैं, सभी जड़े जो हैं वो फल हैं, और सभी फल जो हैं वो फूल हैं, यानी कि सभी फल जो हैं वो हमारे क्या हैं, अब वो फूल हैं। तो हमारा ये डायग्राम बन के रेडी है कि सभी घास जो है वो झाड़ियाँ हैं, सभी जड़ें जो हैं वो फल हैं, और सभी फल जो हैं वो हमारी क्या हैं, वो फूल हैं। ठीक है, अब चलिए डायग्राम बनाए, हम इनको देख लेते हैं एक बार। सभी घास फूल हैं, सभी घास जो हैं वो क्या कह रहा है कि सभी घास जो हैं वो फूल हैं। तो देखिए घास यहाँ पे है, फूल यहाँ पे, दोनों में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं, ये गलत हो जाएगा, एकदम श्योर गलत होगा। सभी जड़ें जो है फूल हैं, ये सभी जड़ें जो हैं वो फूल हैं, क्योंकि सभी जड़ें फल हैं और सभी फल फूल हैं, तो सभी जड़ें जो हैं वो फूल भी हो सकेंगे। ठीक है, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है।
अगर बात करें तीसरे की तो कुछ फूल फल है, कुछ फूल जो हैं वो फल है। तो सभी फल अगर फूल होते हैं तो कुछ फूल तो फल होंगे ही, ये तो सीधी सी बात है। हाँ, सभी फूल फल नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ फूल फल जो है वो जरूर होंगे, यानी कि तीसरा भी हमारा सही, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। अब देख लेते हैं, करें कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 पालन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 जो है हमारे ये पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आया होगा। ओके, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसे विस्तृत तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, चलिए अगला है। देखिए ये क्वेश्चन जो आप याद रखना, ये जो है पूछे जाएंगे कथन और निष्कर्ष रेलवे के एग्जाम में। ओके, तो चलिए पूछते हैं। ये रेलवे में पूछे जाते हैं, आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बैंक में भी पूछे जाती है, तो सब एग्जाम में रीजनिंग में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं इसे। कथन कह रहा है कि पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय को पसंद किया, 28% लोगों ने कॉफ़ी को पसंद किया, और जो 5% लोग हैं उन्होंने दूध को पसंद किया है। जबकि 2% जो है प्रतिशत लोगों ने जो है वो कुछ भी पसंद नहीं किया, यानी वो कुछ भी पीना पसंद नहीं करते। हमें एक डेटा दे दिया गया है सर्वेक्षण का कि इतने % लोग चाय, कॉफ़ी, दूध, और जो 2% है वो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। जो निष्कर्ष निकलता है उसको हमें यहाँ पे देखना है। कह रहा है कि चाय कॉफ़ी से बेहतर पदार्थ है। अब एक आप बात बताओ, यहाँ पे बेहतर या खराब की तो कोई बात ही ना हो रही है, यहाँ पे तो तुलना की गई है ना कि इतने % लोग ये कंज्यूम करते हैं, इतने % लोग ये कंज्यूम करते हैं, और 2% जो कुछ भी कंज्यूम नहीं करते। तो यहाँ पे तो तुलना की बात हुई ही नहीं है, यहाँ पे तो बताया गया कि इतने % लोग इतने इतने चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी पसंद है। तो ये तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे तो पहले तुलना की बात हो गई, तो तुलना ही हुआ है, और दूध की तुलना में कॉफ़ी की बात करें तो देखिए यहाँ पे 28% लोग जो है कॉफ़ी और 5% लोग जो है दूध पसंद करते हैं। तो दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, ये तो सही है, तुलना भी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष नंबर 2 है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष नंबर 2 जो है वो पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये कथन और धारणा है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आप याद रखिएगा और ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन में निहित है। कह रहा है कि निबंध लेखन एक कला है और एक अच्छा निबंध लिखने के में सक्षम होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर भी पकड़ होनी आवश्यक है। यानी कि एक अच्छा निबंध लेखक होने के लिए, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें उस विषय का पूरा ज्ञान और साथ साथ भाषा पे पकड़, ये दोनों जरूरी है। क्योंकि एक के दोनों के बिना, यानी कि अगर कोई एक भी रहे तो हम अच्छा निबंध नहीं लिख सकते, दोनों होना एकदम कंपलसरी है। ओके, तो देखते हैं ये दोनों किस में है। धारणा पहला कह रहा है हमारा कि विषय पर पूर्ण निपुणता के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। सही बात है, विषय पे पकड़ होनी चाहिए, पर भाषा पे भी तो पकड़ होनी चाहिए, यानी यहाँ पे भाषा का जिक्र ही नहीं हुआ है, तो ये तो ना होगा जी। ठीक है, दूसरे की बात देखते हैं। कह रहा है कि भाषा पर अच्छी पकड़ वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। सही बात है, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, पर यहाँ पे उस विषय में भी तो निपुणता होनी चाहिए, यानी कि विषय की यहाँ पे बात नहीं की गई। यानी कि इन दोनों में अलग अलग तथ्य दिए गए, एक भाषा और एक विषय पे, तो जबकि दोनों होनी चाहिए एक दूसरे में, तो यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो न तो धारणा, यानी तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा न तो धारणा 1 और न ही 2 जो है इसमें निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि 6 सहेलियां हैं, ऋचा, शोभना, उर्मिला, स्वर्णा, पूर्णिमा और काव्या, किसी पार्क के एक बेंच में बैठे हुए हैं और उन सभी के मुंह दक्षिण की ओर है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बैठाते हैं इनको दक्षिण की ओर, एक नीचे की तरफ A1 2 3
4, 5 और 6। देखिए सभी का मुंह दक्षिण नीचे की तरफ होंगे तो दक्षिण की ओर है। अब चलिए अब शुरू करते हैं। कह रहा है यहां पे हमें कि पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं। पूर्णिमा और ऋचा, पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4। आपने देखा कि पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला, पूर्णिमा और ऋचा के बीच 4 सहेलियां, यहाँ तक हो गया। ठीक है, स्वर्णा जो है वो पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। स्वर्णा कहाँ बैठी है? तो पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। स्वर्णा जो है पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठी है? तो बैठी है स्वर्णा। यहाँ पे देखो आप, स्वर्णा जो है वो पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठी है? तो स्वर्णा बैठी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में हो सकता था कि पूर्णिमा को हम यहाँ पे क्यों नहीं रखें। तो दोस्तों अगर आप पूर्णिमा को यहाँ पे रखोगे तो पूर्णिमा के बाएं जाओगे कहाँ आप? पूर्णिमा के बाएं, पूर्णिमा यहाँ पे अगर हो जाएंगी तो यहाँ पे तो जगह नहीं है ना इस साइड में जाने के लिए बाएं, तो पूर्णिमा यहाँ पे होंगी तभी तो हम बाएं जा सकते हैं। तीसरा स्वर्णा यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो पूर्णिमा के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? स्वर्णा है। स्वर्णा जो पूर्णिमा के बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। यहाँ तक ये भी हो गया। अब कर रहा है कि ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी है। ऋचा और स्वर्णा दोनों किसके बीच में बैठी है? तो काव्या, काव्या के बीच में बैठी है ऋचा और स्वर्णा। ये भी हमारा हो गया काव्या। ठीक है, अब देखिए दोनों काव्य को, यहां तक हो गया हमारा। कह रहा है कि पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं। पूर्णिमा और शोभना, पूर्णिमा और शोभना, शोभना यहाँ पे, पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला, यहाँ पे दोनों जो हैं वो उर्मिला के बीच में बैठी हैं। पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक अगल बगल में बैठी। ठीक है, पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी है। हाँ, पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के बगल में बैठी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हो गया। चलिए देखिए हो गया, ये तो आराम से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका देख लीजिए अगर ना समझ में, तो पूर्णिमा है ये है उर्मिला, ये है शोभना, ये है स्वर्णा, ये है काव्या और ये है ऋचा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी पूर्णिमा, ये हो गई हैं उर्मिला, ये हैं शोभना, ये है स्वर्णा, ये हैं काव्या और ये हैं ऋचा जी। ठीक है, तो यही है, हमसे पूछा था, ये सॉल्व हो गया, इजी था ये भी। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है? उर्मिला के बाएं चौथा, उर्मिला है ये, तो उर्मिला के बाएं चौथे स्थान पर 1, 2, 3, 4 कौन बैठी है? ऋचा बैठी। देखिए बाएं का मतलब है, याद रखिएगा, जो आपका दाहिना जाएगा ना वो उर्मिला का बायां जाएगा, क्योंकि आप उत्तर की तरफ मुड़ करके बैठे हैं और ये दक्षिण की तरफ बैठी है, तो ऋचा हमारा राइट आंसर हो जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट है, ऋचा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ओके, चलिए अगर ना समझ में आया तो आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर से कल से समझाया जाएगा। ओके, चलिए लास्ट और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? देखिए, तो अधिवर्ष की एक खासियत होती है, जो भी अधिवर्ष होता है ना, वो अधिवर्ष जो है वो 400 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। अगर 8800 है, इसको 400 से अगर आप डिवाइड करते हो तो देखो कट जाएगा 22 होगा। अगर हम इसे 400 से डिवाइड करते हैं तो आप काटो, इसे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर इसे 400 से आप डिवाइड करके देखो तो देखो ये तो ना कटेगा, इसे आप 400 से डिवाइड करके देखो तो ये कट जाएगा 17 बार में, तो यानी कि 2600 जो है ये अधिवर्ष है हमारा। कौन? 2600 जो है वो अधिवर्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2600 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। जो 400 से डिवाइड नहीं होता है वो जो है अधिवर्ष नहीं होता है, और जो 400 से डिवाइड होता है वही अधिवर्ष होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छा हाँ क्वेश्चन है अभी, सॉरी। देखिए कह रहा है कि विकल्प आकृति में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति बनाने के लिए संयुक्त की गई है?
यानी कि जो ये फिगर है ना ये वाला, ये किससे बनेगा जो ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर आप इसकी बात करो, देखिए हम आपको बताते हैं तो पहले हमें क्या चाहिए, ये देखो आप, ये और ये गोला वाला ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है यहाँ पे ये, और ये गोला वाला ऑप्शन ये तो मिल गया। और फिर ये वाला पोर्शन हमें चाहिए होगा, ये वाला बनाने के लिए, ये वाला है तो हाँ ये वाला है, क्योंकि अगर हम इसी को उलाटते हैं ना तो फिर ये वाला भी आ जाएगा। यानी कि ये दोनों जो है हमें ज़रूरी हैं, बी और सी, यानी कि बी भी चाहिए हमें और सी भी चाहिए इस आकृति को बनाने के लिए। तो बी और सी कहाँ पे हैं? डी में, केवल बी और सी, यानी कि डी हमारा जो है यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो सेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन थे उन सबको हमने यहाँ पे अच्छे से आपके सामने डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इस तरह के सेशन जो है वो डेली स्तर पर आपको दिए जाएंगे। इसका एक पहला जो सीरीज है आप जाके देखिए, वीडियो वाले सेक्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो है वो 10 प्रैक्टिस सेट जो है कराए गए हैं और ये नए तरह से शुरू किया गया है। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ढेर से ढेर सारा प्यार दें। अगर आप कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, और सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, बाय बाय।